मैं अपनी तरफ से डायग्राम कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं अब हमने दोबारा, कुछ नहीं देखा ये। हाँ, तो मैं दोबारा करता हूँ। तो हम करने ये जा रहे हैं कि सर्वर, बस मतलब सर्वर जो है, सर्वर के स्टेप्स ये होंगे कि सर्वर एक सॉकेट क्रिएट करेगा जिसको सर्वर सॉकेट कहते हैं। ठीक है, सर्वर एक सर्वर सॉकेट क्रिएट करेगा। सर्वर सॉकेट क्या होती है? वो बाउंड होती है एक स्पेसिफिक पोर्ट के साथ, यानी वो एक पोर्ट के साथ चिपकती है। ये बात फिलहाल छोड़ दो। सर्वर सॉकेट का काम ये होता है कि इट लिसन्स फॉर इनकमिंग कनेक्शंस। सर्वर सॉकेट का सिर्फ एक काम है दुनिया में कि वो कान लगा के सुनती रहेगी नेटवर्क को कि मेरे पास कोई कनेक्शन आ रहा है, मेरे पास कोई कनेक्शन आ रहा है, दैट्स इट। जैसे ही उसके पास वाकई कोई कनेक्शन आता है, कनेक्शन आएगा कहां से? कोई क्लाइंट उसको हिट करेगा। जैसे उसके पास वाकई कनेक्शन आता है, वो ये करता है कि व्हेन इट एक्चुअली गेट्स अ कनेक्शन, इट क्रिएट्स अ न्यू सॉकेट फॉर दैट कनेक्शन एंड कंटिन्यूज लिसनिंग ऑन द सर्वर सॉकेट। जैसे ही सर्वर सॉकेट के पास एक कनेक्शन आया, वो ये करेगा कि एक नई सॉकेट क्रिएट करेगा, लेकिन वो सिंपल सॉकेट है, एस लिखा हुआ है बस। वो सिंपल सॉकेट का काम ये है कि अब वो क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट के साथ उस सॉकेट से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। सर्वर सॉकेट का काम कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। सर्वर सॉकेट का काम सिर्फ ये है कि उसने कान लगा के सुनना है कि मेरे पास कोई कनेक्शन आ रहा है या नहीं, मेरे पास कोई कनेक्शन आ रहा है या नहीं। जैसे ही मेरे पास कनेक्शन आएगा, मैं एक साथ और सॉकेट नई खोल दूंगा और कम्युनिकेशन एक्चुअली उसके थ्रू करूंगा। ठीक है, ये सर्वर का काम है। क्लाइंट का काम बहुत सादा है। क्लाइंट ने एक सिंपल सॉकेट बनानी है और उस सॉकेट को ये बताना है कि भी जाके सर्वर को हिट कर। अब वो कैसे बताएगा कि सर्वर को हिट कर? मतलब वो सर्वर का एड्रेस देगा, उसका नाम बताएगा, उसका आईपी एड्रेस देगा, उसका पोर्ट नंबर बताएगा, तभी ये काम बनेगा। क्या ख्याल है? तो क्लाइंट ये बताएगा कि भाई जाके फलाने सर्वर को हिट करो। अच्छा, अब जब ये सॉकेट क्रिएट होएगी, ये फौरन कोशिश करेगी जाके सर्वर सॉकेट को हिट करने की। दो काम हो सकते हैं, या तो उसको मिल जाएगी सर्वर सॉकेट या नहीं मिलेगी। अगर तो नहीं मिलेगी तो एक्सेप्शन आएगी, कोड यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मिल गई सर्वर सॉकेट, तो फिर तुम्हें पता है कि क्या होएगा कि जैसे ही क्लाइंट हिट करेगा इसको, ये एक नई सॉकेट क्रिएट करेगा और ये आपस में कम्युनिकेट करना, इसके थ्रू सॉकेट टू सॉकेट कम्युनिकेट करना शुरू करेगा। अब सॉकेट्स के साथ कम्युनिकेट करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह फाइल्स के साथ था। हाउ टू कम्युनिकेट वाया सॉकेट्स, ये एग्जैक्टली लाइक फाइल्स है। फाइल्स में कैसे कम्युनिकेट करते थे? फाइल्स में कैसे डेटा लिखते थे और पढ़ते थे? हमारे पास स्ट्रीम्स थी, यूज्ड नोड और फिल्टर स्ट्रीम्स टू कम्युनिकेट विद फाइल्स। एग्जैक्टली उसी तरीके से वो एक्चुअली स्ट्रीम्स भी वही है यार, स्ट्रीम्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। वही प्रिंट राइटर, वही बफर रीडर, सब कुछ वही है। उसी के थ्रू कम्युनिकेट करो। और अब मैं ये काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मतलब मैंने ये अपनी तरफ से स्टार्ट भी करना हूँ। तो मैं एक बनाऊंगा सर्वर एप्लीकेशन और मैं एक बनाऊंगा क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें जो पैकेजेस आने हैं वो सीक्वल की तो हर कोई ज़रूरत नहीं है। तो जावा डॉट नेट यानी नेटवर्क, इसमें सॉकेट्स पड़ी हुई हैं, और जावा डॉट आई ओ जिसमें स्ट्रीम्स पड़ी हुई हैं। तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आई ओ तो पहले भी इस्तेमाल करते थे ना, पर में भी यही चाहिए, क्लाइंट में भी। चलिए, अब सर्वर का काम क्या है? सर्वर का काम ये है, बस इस तस्वीर को देख लियो। सर्वर का काम ये है कि उसने एक सर्वर सॉकेट बनानी है। सर्वर सॉकेट कैसे बनती है? वो एज सिंपल एज दैट है कि न्यू, मतलब सर्वर सॉकेट एस एस इज इक्वल टू न्यू सर्वर। सर्वर सॉकेट ऐसे बनती है कि सर्वर बस कहता है कि मुझे एक सॉकेट बना दो, दैट्स इट, न्यू सर्वर सॉकेट। लेकिन वो बाउंड होती है एक स्पेसिफिक पोर्ट के साथ, विच मीन्स कोई पोर्ट नंबर देना पड़ेगा जिसके साथ वो जाके टिकेगी। वो पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, 64,000 पोर्ट है, कोई भी नंबर यूज कर लो। मतलब वो, अगर वो पहले से पोर्ट इस्तेमाल हो रहा हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मतलब अब 2222 कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि 22,000 भी कह सकते हो, डजंट मैटर। ये मैंने सर्वर सॉकेट क्रिएट कर दिया।
सर्वर सॉकेट का सिर्फ एक काम है दुनिया में, लिसन्स फॉर इनकमिंग कनेक्शन। वो ये ऐसे करती है। जब तुम सर्वर सॉकेट का एक्सेप्ट का मेथड कॉल करते हो तो ये अब वो लिसन कर रही है फॉर इनकमिंग कनेक्शन, वो सुन रही है, वेट कर रही है कनेक्शन का। जैसी कनेक्शन आएगा वो क्या करेगी, वो एक नया सॉकेट क्रिएट करेगी। तो ये मेथड एक सॉकेट रिटर्न करता है। यहाँ पे जरा जरूरी है रुकना। ये जब ss.accept चलेगा तो सर्वर यहाँ पे फंस जाएगा, रुका होएगा, इंतजार कर रहा होएगा किस चीज का, कनेक्शन। ये इंतजार करता रहेगा सारा दिन जब तक कनेक्शन नहीं आएगा। जैसे ही कनेक्शन आएगा एक नई सॉकेट क्रिएट हो जाएगी। अब इस सॉकेट के थ्रू मैं क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करूँ। ठीक है, अब ये कैसे होएगा, जाहिर बात है मुझे इसके इस सॉकेट के मुझे रीडर्स राइटर्स और वो सारा कुछ चाहिए होएगा ना। हेलो बस हाँ, मैं क्लास में हूँ, आपको 1-2 घंटे तक करता हूँ। अच्छा, तो सॉकेट तो आ गई मेरे हाथ में, लेकिन अब कम्युनिकेशन करनी है। तुम्हें एज अ प्रोग्रामर तुमने उसके अंदर डेटा रखना है, उठाना है, ये काम करना है। तो वो सारा कुछ स्ट्रीम्स के जरिए से होता है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है बुक में। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पैकेज बनाओ, फिर वो करो। तो मैं स्ट्रीम्स वाला स्टेप कॉपी करना चाहता। अच्छा, पहले तो ये सोचो कि करना क्या है। बाय द वे, सर्वर ने फॉर एग्जांपल हेलो क्लाइंट का मैसेज भेजना है, तो हमें सर्वर साइड से आउटपुट स्ट्रीम चाहिए और क्लाइंट साइड से हमें इनपुट स्ट्रीम चाहिए। हमें पढ़ना है ना क्लाइंट साइड से, और सर्वर साइड से हमें लिखना है। तो सर्वर साइड से मुझे चाहिए आउटपुट स्ट्रीम, तो मैं सिर्फ आउटपुट स्ट्रीम ही बनाऊंगा, इनपुट नहीं बनाऊंगा। इनपुट ये बन गई, आउटपुट ये बन गई, 2 लाइनें यार। अब जरा फॉलो करना। सर्वर ने एक नया सॉकेट बनाया, सर्वर ने कनेक्शन एक्सेप्ट किया, जैसे ही एक्सेप्ट किया उसको एक नॉर्मल सॉकेट मिल गया। अब उस नॉर्मल सॉकेट की मैंने स्ट्रीम उतारी। ये वो नोड स्ट्रीम थी जो फाइल्स में यूज करते थे। ये आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ओएस मेरे पास आ गया। वैसे तो यहाँ तक बात खत्म हो ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हम इसके ऊपर एक वो बफर स्ट्रीम चढ़ाते थे ना प्रिंट राइटर की, तो हमारे पास प्रिंट राइटर आ गया। अब मैं इस प्रिंट राइटर के अंदर जो मर्जी करूँ, जिस तरह फाइल्स में करता था, कि मैं कहूँगा कि प्रिंट एलन हेलो चाइल्ड या हेलो क्लाइंट। ठीक है, और क्योंकि मैं इस प्रिंट राइटर के अंदर ये डाल रहा हूँ, और ये प्रिंट राइटर एक्चुअली लगा हुआ है इस सॉकेट के साथ, और ये सॉकेट एक्चुअली लगा हुआ है इस कंप्यूटर के साथ, तो इवेंचुअली ये डेटा नेटवर्क्स के ऊपर इस जगह पे पहुंच जाएगा। क्लाइंट साइड पे मुझे एक रिसीविंग स्ट्रीम बनानी है, रिसीव करने के लिए वो डेटा उतारेगी और अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगी। तो क्लाइंट साइड पे मुझे राइटर नहीं चाहिए। अच्छा, क्लाइंट साइड पे कुछ भी नहीं किया हमने, चलो फिर इसको खत्म करना लो, फिर सर्वर को पहले खत्म कर लो। तो सर्वर खत्म ही है, बस इसको आप स्ट्रीम्स को क्लोज करो, pw डॉट क्लोज करो, ओएस को क्लोज करो, और सॉकेट्स को भी क्लोज करना चाहिए वैसे तो, और इस सारे को ट्राई कैच में डाल दो ताकि कोई एक्सेप्शन आए तो आप हैंडल कर सको। डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्सेप्शन को ही प्रिंट करूँगा। ये मेरा सर्वर साइड का कोड है। क्लाइंट साइड पे मुझे क्या करना है, तो तस्वीर क्या कहती है, सादा सा है बिल्कुल, सिर्फ एक सॉकेट क्रिएट करना है, कुछ भी नहीं करना। तो मैं सिंपल एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, न्यू सॉकेट लिख के। एक बात जरूरी है, क्लाइंट का सॉकेट जैसे ही क्रिएट होता है, उसका वो फौरन कोशिश करता है सर्वर को हिट करने की। तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि सर्वर का एड्रेस तो बताओ उसको कि सर्वर है कहाँ। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आता है सर्वर का, और पोर्ट नंबर आता है कि किस पोर्ट पे हिट करना है। मेरे पास सर बस हाँ, अब मेरे पास नेटवर्क तो है नहीं, मैं तो एक कंप्यूटर पे बैठा हूँ, तो मैं लोकल होस्ट लिखूंगा। विच मीन लोकल होस्ट का मतलब होता है कि सर्वर भी इसी कंप्यूटर पे रन कर रहा है जिसपे क्लाइंट रन कर रहा है। दैट इज ऑल लोकल होस्ट का मतलब है। आपके पास एक नेटवर्क है, आप यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख दो 192.168, जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो जाके उसको हिट करें। ऐसे ही एक सॉकेट बनाते हो, वो कोशिश करती है जाके सर्वर को हिट करने की।
पर इधर सर्वर सॉकेट पे हिट करने की, फिर आगे कहानी उस साइड पे तुम्हें पता है। अब मुझे क्लाइंट साइड पे क्या करना है, मुझे इनपुट स्ट्रीम्स चाहिए। तो इधर से मैंने इनपुट करना है, रीड करना है। तो इनपुट स्ट्रीम इसके ऊपर रीडर चलेगा, हाँ इसके ऊपर रीडर चलेगा, उसके ऊपर बफर रीडर चलेगा। लो जी, मैंने बनाई एक सॉकेट, मैंने उस सॉकेट की इनपुट स्ट्रीम उतारी, उसके ऊपर बफर रीडर चढ़ाया। पुरानी बातें हैं, मेरे पास ये बी आर आ गया है जिससे मैंने काम करना है। तुम्हें पता है काम कैसे करते हैं बी आर के साथ, जिस तरह फाइल्स में करते थे, बी आर डॉट रीड लाइन करते थे, ये एक स्ट्रिंग में आ जाती थी। स्ट्रिंग ये में डाल लो इसको, और इसको अब जो मर्जी करो, क्लाइंट की मर्जी है। उसके बाद डेटा तो आ गया ना, तो मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या मैं कहता हूँ कि सर्वर सेज, वो एक चैट एप्लीकेशन टाइप की चीज़ ना। अब स्क्रीन क्लोज कर दो, टीआर डॉट क्लोज, ISR डॉट क्लोज। और अगेन मैं तो तुम्हें ये भी कहूँगा कि इसको भी ट्राई कैच में रखो। एक तो ये चेक एक्सेप्शन होएगी वैसे ही, लेकिन इसको वैसे ही ट्राई कैच में रखा करो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि इसमें जब वो फेलियर का चांस होता है तो फिर वो पता नहीं चलता कि, और फिर समझ नहीं आती कि फेलियर कैसे, वो मतलब उसको पकड़ोगे कैसे। मेरे हिसाब से सर्वर भी तैयार है, मेरे हिसाब से क्लाइंट भी तैयार है, मेरे हिसाब से। अब इसको ज़रा कोशिश करते हैं कि चलाएं, लेकिन इसमें मसले आएंगे। एक तो इसको चलाना कैसे है, हाँ ये भी तो रोला है। अच्छा, अब मैं करता हूँ कंपाइल सर्वर को पहले। सर ये बड़ी हो गया ऐसे कंपाइल। अब मैं जब जावा सर्वर लिखूंगा ना, तो सर्वर कुछ नहीं करेगा, सर्वर फंस जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्यों फंसेगा, ये यहाँ पे फंसा हुआ है। सर्वर जैसे ही स्टार्ट हुआ उसने एक सॉकेट बनाई, और सॉकेट बना के जब आप एस एस डॉट एक्सेप्ट लिखते हो, तो मैंने आपको कहा था ये ब्लॉकिंग मेथड है, ये सारा दिन यहाँ पे बैठा रहेगा सर्वर। उस वक्त तक बैठा रहेगा जब तक कोई इनकमिंग कनेक्शन नहीं आता। ठीक है, कोई क्लाइंट नहीं आता जब तक। तो इसको अगर तुम वो करना चाहते हो, थोड़ा सा तुम्हें समझ आए कि हो क्या रहा है, तुम यहाँ पे मैसेजेस प्रिंट करवा लो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम मैसेज प्रिंट करवा लो कि वेटिंग फॉर कनेक्शन, जो जिस तरह एप्लीकेशन करती हैं। तो ये तुम्हारा वेटिंग फॉर कनेक्शन का मैसेज आ गया। अच्छा, जब कनेक्शन आ जाएगा तो फिर उसके बाद दोबारा मैसेज प्रिंट करा दो, अगर तुम कंफर्म करना चाहते हो। तो हम कहेंगे कनेक्शन रिसीव। एक्चुअली इन दो बातों से ही तुम्हें सारा समझ आ जाएगी। तो मैं इसको एक बार दोबारा चलाता हूँ सर्वर को। तो अब तुम्हें यहाँ से बड़ी क्लियर गेम समझ आ जाएगी कि ये वेटिंग फॉर कनेक्शन लिखा हुआ आ गया, और अब फंसा पड़ा है। तो ये इस जगह पे फंसा पड़ा है। जैसे ही क्लाइंट चलेगा, क्लाइंट जैसे ही चलेगा ये आगे चल पड़ेगा, और उसको कनेक्शन रिसीव हो जाएगा और आगे चल पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्लाइंट को लेके आओगे, तो क्लाइंट करेगा, इसको मेरा ख्याल इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल इन्वर्टेड कॉमर्स, क्लाइंट के अंदर जहाँ, पता नहीं वैसे, वैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए, नॉट श्योर। बल यही था कि उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए था। अच्छा, अब ये सर्वर चल रहा है भाई, ये लेफ्ट साइड पे सर्वर चल रहा है, ये फंसा हुआ है वेटिंग फॉर कनेक्शन। अब असूली तौर पे जब मैं इसको चलाऊंगा, तो क्लाइंट जैसे ही सॉकेट बनाएगा उसको कनेक्शन रिसीव हो जाएगा। नजर आया, ये मैंने उधर कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जैसे ही तुम क्लाइंट बनाते हो, क्लाइंट जैसे ही अपनी सॉकेट बनाता है, वो जाके सर्वर को पिंग मारता है, सर्वर को हिट करता है। जैसे ही सर्वर को वो कनेक्शन मिलेगा, तो सर्वर बेचारा जो यहाँ पे फंसा हुआ था,
अपनी इस लाइन के ऊपर, एस एस डॉट एक्सेप्ट वाली लाइन के ऊपर वो आगे चल पड़ता है, ठीक है, उसका एक सॉकेट बन जाता है और वो आगे चल पड़ता है। अच्छा, अब होता क्या है, सर्वर ये करता है कि वो अपनी सॉकेट पे आउटपुट स्ट्रीम खोलता है और एक मैसेज डालता है उसके अंदर, हेलो क्लाइंट। सर्वर ने मैसेज भेजा हेलो क्लाइंट, क्लाइंट अपनी रीडर स्ट्रीम में से उस मैसेज को पढ़ता है और अपनी स्क्रीन पे ये लिखता है, यानी जो तुम्हें आउटपुट मिलेगी वो तुम्हें क्लाइंट की स्क्रीन पे मिल रही है। क्लाइंट की स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि सर्वर सेज हेलो क्लाइंट। दो बातें, तुमने ये काम एक कंप्यूटर पे नहीं करना है, एक कंप्यूटर पे तो ये बच्चों वाली बात है कि क्लाइंट भी उसी पे बना दिया, सर्वर भी उसी पे बना दिया, लोकल हो तो बिल्कुल फारिग काम है ना, उसमें कुछ सर्वर तो है नहीं। तो तुमने ये काम करना है नेटवर्क के ऊपर, दो कंप्यूटर्स के ऊपर। अच्छा, जब तुम ये करोगे दो कंप्यूटर्स के ऊपर, तो ओनली थिंग दैट चेंजेस इज दिस, यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया। बाकी मेरा एग्जैक्ट सेम कोड अगर तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो वो चलना चाहिए। जो मैंने ज्यादा से ज्यादा इशू देखा मैं नेटवर्क पे इस काम में, वो सिर्फ फायरवॉल देखी कि फायरवॉल आपके ये कनेक्शंस ब्लॉक कर देती है, कोई पोर्ट ब्लॉक कर देती है। तो फायरवॉल को डाउन करो टेम्पररली और ये चलाओ, तो तुम्हें नजर आएगा कि तुम एक पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा सेंड कर रहे होगे और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लो भाई, यहाँ तक कोई मसले मसाइल कुछ पूछना है जरूर पूछो, ऐसी काम इतना ही था बस। ठीक है, बड़ा आसान है, चलो मानता हूँ बड़ा आसान है। ये लेक्चर 21 है, जो बेसिकली तुम्हें सिर्फ जो तुम्हारा काम है वो ये है कि सर्वर सॉकेट को समझना है, सिंपल सॉकेट को समझना है, और दोनों में से कम्युनिकेशन कैसे होनी है वो समझना है। वो मतलब उसके थ्रू। सर ये कोड हम कहीं पे भी बैठ के किसी भी मतलब दो कंप्यूटर से चला सकते हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स, आप एक सर्वर सॉकेट बनाओगे, एक नॉर्मल सॉकेट बनाओगे और चलाना शुरू करो, बिल्कुल। ये सॉकेट प्रोग्रामिंग होती ही है ना, सॉकेट प्रोग्रामिंग है ही ये कि आपने वो मतलब नेट जहाँ पे भी नेटवर्क है वहाँ पे आप इसको कम्युनिकेट करवाओगे। तो वैसा है, वो दो कनेक्टेड होने चाहिए ना आपस में। हम्म। नेटवर्क प्री रेक्विजिट है, नेटवर्क होएगा तो होएगा, नेटवर्क तो नहीं आप। होएगा ही तो बात बनेगी ना। मतलब अगर आपस में कनेक्ट ही नहीं है फिर तो नहीं ना काम हो सकता। मतलब एक वाईफाई से कनेक्टेड है मॉडेम को, दूसरा भी वाईफाई से कनेक्टेड है मॉडेम को, बस ठीक है, कनेक्टेड है सर आपस जैसे में आप डायरेक्ट। ऐसे कह रहे हैं ना कि जैसे हमारी लैब में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं आपस में, हाँ जी, उस यार पे नेटवर्क, चलेगा ना ये? नेटवर्क मैं उसको डिफाइन नहीं करना चाहता। नेटवर्क बस, जब दो कंप्यूटर्स नेटवर्क पे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पता नहीं ये बात कहाँ जाएगी, लेकिन ये बहुत ही आगे पीछे चली जाएगी। बस नेटवर्क, दैट्स इट। नेटवर्क क्या होता है वो देखो कि दो चीजें आपस में कम्युनिकेट जब करेंगी तो या तो उनके दरमियान में डायरेक्ट तार डली होएगी, या वो किसी राउटर से कनेक्टेड होंगे, या वो किसी स्विच में कनेक्टेड होंगे, कोई कनेक्शन होएगा उनका, तो तभी ये काम ठीक है ठीक है। होएगा। सीरियलाइजेशन एक कॉन्सेप्चुअल कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्रॉपर प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियलाइजेशन ये कहती है कि यार ये बल्कि लिखा हुआ ही होएगा, मैं क्यों, हाँ ये लिखा ही हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्रामर एक्चुअली स्ट्रीम्स के अंदर, सॉकेट्स के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखता है। तुम जब अपनी एग्जाम एप्लीकेशन में, जब जो तुम्हारा एग्जाम सॉफ्टवेयर है वीयू का, उसमें जब तुम लॉग इन करते हो तो तुम्हारा एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनता है और वो ऑब्जेक्ट सर्वर को भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? वो इन्हीं सॉकेट्स और तारों के थ्रू ही भेजा जाता है। तो इवेंचुअली वो अच्छा, फिर सर्वर जो है वो तुम्हारा पेपर का एक ऑब्जेक्ट बना के, तुम्हारे एग्जाम का एक ऑब्जेक्ट बना के तुम्हारे क्लाइंट को फेंकता है। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में, प्रोग्रामिंग में 99% काम ऑब्जेक्ट पे ही होता है। प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट में सोचता है और नेटवर्क स्ट्रीम्स में सोच रहा होता है। तो अब ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रीम में लिखना भी होता है और वहां से पढ़ना भी होता है। अगली चीज पढ़ो, अ लॉट ऑफ कोड इन्वॉल्व्स बोरिंग कन्वर्जन फ्रॉम फाइल टू मेमोरी। वो कहता है बड़ा ही फजूल फजूल कोड सिर्फ ये कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट को तोड़ रहा होता है। ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, उसका नेम है, एज है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, सारा डेटा है उसका, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो वो कहता है बहुत सारा कोड सिर्फ ये कर रहा होता है कि इस ऑब्जेक्ट के हिज्जे कर रहा होता है कि उसका नाम अलग करो, स्ट्रिंग बनाओ, उसका टेलीफोन नंबर अलग करो, स्ट्रिंग बनाओ, और इन अलग अलग चीजों को उठा के तारों के ऊपर डाल रहा होता है। जब दूसरे एंड पे ये डेटा निकलता है, बाहर निकलता है, तो दूसरी साइड इस सारे डेटा को दोबारा इकट्ठा करती है और इसका दोबारा ऑब्जेक्ट बनाती है।
ये दोनों साइड पे कोड ही चलना है। तो बहुत सारा काम इस कन्वर्जन के अंदर, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा एफर्ट ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि एक तो हमें ये एबिलिटी चाहिए, एक सलाहियत चाहिए जिसमें हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स ही स्ट्रीम के अंदर डालें और ऑब्जेक्ट ही स्ट्रीम से निकालें। यानी हमें तो आदत है ना, हमने स्ट्रिंग्स डालने हैं। देखो जब फाइल्स भी हमने बनाई थी इस तरह की, ये जब फाइल्स भी बनाई थी तो हम स्ट्रिंग्स डालते थे, pw.println लिख के उसके अंदर स्ट्रिंग डालते थे, वो स्ट्रिंग फाइल में चला जाता था। तुम्हारा ख्याल है अगर तुम वहाँ पे ऑब्जेक्ट डालते तो टेक्स्ट फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट जाता, सवाल नहीं पैदा होता। टेक्स्ट फाइल को क्या पता कि ऑब्जेक्ट को कैसे संभालना है। तो लेकिन प्रोग्रामर को ये ज़रूरत है, बड़ी सख्त ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि वो ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम्स के अंदर संभाल सके। इसके लिए ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स बनी। पहले ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स करवाता तो बेहतर नहीं था, चलो खैर। इसके लिए ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स बनेगी, ठीक है। जिस तरह आप सिंपल अपनी नॉर्मल स्ट्रीम्स बनाते हो ना, इस तरह की, अल्लाह भला करे, आप ये बनाते हो बफर्ड रीडर्स, इनपुट स्ट्रीम्स, ये जो बनाते हो, ये सिंपल स्ट्रीम्स हैं जिनके अंदर स्ट्रिंग्स जाते हैं। इसी तरह की ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स हैं, इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इनका काम ही ये है कि इनके अंदर ऑब्जेक्ट जाते हैं, ठीक है। अब एकदम से स्ट्रीम्स इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई कि उनके अंदर ऑब्जेक्ट जाने शुरू हो गए भाई? इसको सीरियलाइजेशन कहते हैं कि जावा परफॉर्म्स अ फंक्शन कॉल्ड सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट उस स्क्रीन पे चढ़ाते हो तो जावा खुद ब खुद उसके हिज्जे करता है, नेम, एज, टेलीफोन नंबर सब कुछ अलग-अलग करता है, और वो हिज्जे करके उसका काम है कि वो हिज्जे तारों के ऊपर भेजता है, तुम्हारा काम नहीं। तुमने एक ऑब्जेक्ट स्ट्रीम बनाई, उस ऑब्जेक्ट स्ट्रीम के अंदर तुमने अपना पर्सन का ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब वो उसकी करता है सीरियलाइजेशन, उसके हिज्जे करता है, उसको तोड़ के उसमें डालता है, चला गया। दूसरे एंड पे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम उसको उठाएगी और सीरियलाइजेशन खुद ब खुद होएगी, हमारी सिरदर्द नहीं है। वो खुद ब खुद स्ट्रीम उठाएगी, उसका खुद ब खुद ऑब्जेक्ट दोबारा बनाएगी और हमारे हाथ में ला के एक ऑब्जेक्ट दे देगी। यानी सीरियलाइजेशन से ये होता है कि प्रोग्रामर की ज़िंदगी आसान हो जाती है कि उसको ये कन्वर्जन्स और ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता। और सीरियलाइजेशन चलती इस तरह जावा में इन दो स्ट्रीम्स की मदद से, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। एक इसमें सिर्फ छोटी सी चीज़ और है, अगर तुम किसी भी क्लास को सीरियलाइजेबल बनाना चाहते हो, ये बात ज़रा गौर से सुनना। सीरियलाइजेशन है क्या? सीरियलाइजेशन ये है कि तुम जावा को ये कह रहे हो कि यार मैंने ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफर करने हैं और मैंने सिरदर्द नहीं लेना। तो जावा कहता है ठीक है, इधर आउटपुट, इधर ऑब्जेक्ट की आउटपुट स्ट्रीम बनाओ, उधर ऑब्जेक्ट की इनपुट स्ट्रीम बनाओ, इधर से ऑब्जेक्ट डालो, उधर से मैं निकाल दूंगा। तुम्हें कोई कन्वर्जन नहीं करनी, तुम्हें कोई सिरदर्द नहीं। आखिरी इसमें पीस ऑफ द पजल ये है कि तुमने जावा को बताना है कि मैं किस क्लास को सीरियलाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल इधर नजर ये आ रहा है कि ये पर्सन इन्फो की क्लास है जिसको ये भेजना चाह रहा है, ठीक है। तो उसको क्लास को, जावा को बताना है कि मैं फलानी क्लास को सीरियलाइजेबल बना रहा हूँ। वो कैसे करते हो? वो ऐसे करते हो सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। by implementing this interface, a class declares that it is willing to be read written to by automatic serialization machine। मैं अपनी पर्सन की क्लास को कहूंगा, मैं लिखूंगा ना पब्लिक क्लास पर्सन लिखते हैं ना, तो उसके आगे लिखूंगा इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस है, जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है, इसका मतलब है वो क्लास अनाउंस कर रही है कि भाई हाँ ठीक है, मैं सीरियलाइजेबल हूँ, जावा मेरे ऑब्जेक्ट्स को तोड़े, उधर से जोड़े, दोबारा खुद ही सारा कुछ करे, मैं ये सिरदर्द नहीं ले। ये ज़रा थोड़ा स्पेशल इंटरफेस है, इसको टैगिंग इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसके अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं था जिसकी बॉडी हो। तो ये एक ऐसा, ये टैगिंग इंटरफेस है, इसके अंदर मेथड ही कोई नहीं, इसके अंदर कोई मेथड नहीं। ये सिर्फ टैग करने के लिए है कि एक क्लास को साथ सिर्फ टैग कर दो कि भाई मैं सीरियलाइजेबल हूँ, दैट्स इट। तो वो एक तरीका बना दिया कि इम्प्लीमेंट कर दे वो क्लास को सीरियलाइजेबल। आखिरी लफ्ज इसमें ट्रांजिएंट है, फिर मैं इसको समराइज करता हूँ। एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं कर रहा। हाँ, ये आखिरी लफ्ज इसमें ट्रांजिएंट है। वो कहता है कि तुम्हारी ये क्लास है, ठीक है, मेरे पास है, लाजमी होगी। फॉर एग्जाम्पल यही पर्सन को, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये क्लास है,
ठीक है, तुमने इसको सीरियलाइजेबल बनाना है, तो एक तो तुम्हें पता लग गया ना कि सीरियलाइजेबल कैसे बनाते हैं। हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। नॉर्मली जब हम इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई इस क्लास के अंदर जितने मेथड हैं वो सारे तुमने अब लिखने हैं, लेकिन इस क्लास के अंदर कोई मेथड है ही नहीं, ये टैगिंग इंटरफेस है, बस बना ही इसलिए कि तुमने साथ ये लिख दिया, ये सीरियलाइजेबल बन गई क्लास। जब ये सीरियलाइजेबल बनती है तो इसके अंदर जितना डेटा है, इसके जितने डेटा मेंबर्स हैं वो सारे सीरियलाइजेबल बन जाते हैं। कई दफा ये होता है कि तुमने यहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्शन भी रखा होता है, डेटाबेस कनेक्शन रखा होता है, कोई जे फ्रेम रखा होता है, कोई ऐसी चीज पड़ी होती है। अब जब तुम इस क्लास को सीरियलाइजेबल बनाते हो तो ये तो सेंस बनती है कि नेम को सीरियलाइजेबल करो, सिटी को करो, टेलीफोन को करो, क्योंकि ये तुम्हारा एक्चुअल पूरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब तुम जावा को कहते हो कि ये काम करो, तो जावा को तो ये भी एक प्राइवेट डेटा मेंबर नजर आता है, उसको लगता है कि ये भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, तो इसको तुम्हें बचाना होता है कि ये ना हो। इसको ट्रांजिएंट कह देते हो, साहब इसका कह देते हो ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट जावा को ये बताता है कि भाई ये क्लास सीरियलाइजेबल तो है, तुमने इन तीन को तो सीरियलाइज करना है, लेकिन इस वाले डेटा मेंबर को सीरियलाइज नहीं करना। कुछ सेंस नहीं ना बनती कि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज रहे हो। कनेक्शन तो हर एक का अपना अपना होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सीरियलाइजेशन तुम ट्रांजिएंट यूज करते हो, यानी उस चीज के साथ तुम ट्रांजिएंट लगा देते हो जिसको तुम सीरियलाइज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये सारी बात क्या हुई है? सारी बात ये हुई है कि प्रोग्रामर नीड्स एबिलिटी टू रीड राइट ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली टू स्ट्रीम्स। रीजन ये है कि सो दैट ही डज नॉट वेस्ट टाइम कन्वर्टिंग between objects and primitives। कि तुमने जब फोन बुक बनाई थी तो तुम स्ट्रिंग्स के अंदर डेटा लेते थे यूजर से, फिर पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और बना के फिर उसको वापस फेंकते थे, कुछ ऐसे तमाशा चलता था। वो सारी कन्वर्जन जो है ना वो तुम नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो हम जावा को कह देते हैं, तो जावा हैज सीरियलाइजेशन व्हिच डज ऑल दीज कन्वर्जन्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, डन, खत्म बात, सीरियलाइजेशन कर लो। इसे अच्छा करनी कैसे है? सीरियलाइजेशन इज यूज्ड इन 2 स्टेप्स। पहला ये है कि यूज ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स, जहाँ तुम नॉर्मल स्ट्रीम्स इस्तेमाल करते हो ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स इस्तेमाल कर लो। और दूसरा ये है कि बाय डिक्लेयरिंग क्लास एज सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेशन इस्तेमाल करने के दो ही रास्ते हैं, कि दो स्टेप्स हैं बेसिकली। एक तो तुम ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स इस्तेमाल करोगे जिसमें तुम ऑब्जेक्ट्स रीड राइट करोगे, और दूसरा ये होएगा कि जिस क्लास को तुमने सीरियलाइजेशन करवानी है, जैसे पर्सन की क्लास ने करनी है, उसको तुम जाके एक तो साथ टैग कर दोगे इस तरह से, ये सीरियलाइजेबल बन गई क्लास। अब जावा खुद ब खुद इसको मैनेज करेगा, और दैट्स इट बेसिकली। और आखिरी बात इसमें ये है कि देयर आर सम डेटा मेंबर्स which you might not want to include in this serialization। और ये ज़्यादातर कनेक्शंस ही होते हैं, कनेक्शंस ही ऑब्जेक्ट होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो यूज ट्रांजिएंट कीवर्ड टू रिमूव these from the automatic serialization being performed by Java। आप थोड़ा सा भी काम अगर करो ना, छोटी सी भी एप्लीकेशन बना लो अगर नेटवर्क के ऊपर, तो आपको ये 5 मिनट में समझ आ जाती है चीज़ कि ये क्यों इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपका बहुत सारा कोड जो है वो उस कन्वर्जन में ज़ाया हो रहा होता है, वो सारा आप बचा रहे हैं। ये बार बार आता है एग्जाम में, जो आता है एग्जाम में मैं बता देता हूँ, बार बार ट्रांसलेट आता है कि ट्रांसलेट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये पूछी जाती है कि टैगिंग इंटरफेस क्या होता है। टैगिंग इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर कोई मेथड नहीं है, बस वो बना इसलिए है कि कोई भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट कर दे, और एक टैगिंग हो गई ना, एक निशान लग गया ना इस क्लास के ऊपर कि ये अब सीरियलाइजेबल हो गई। तो भाई मुबारक हो, तुम्हारी जान छूट गई। अब मैंने तुम्हें कल वाला कोड भी देना है और आज वाला भी देना है, सर्वर क्लाइंट भी देना है, और कल हमने क्या किया था, हाँ कल गेम बनाई थी, वो भी देना है। ठीक है, फिर अभी सर
हाँ जी बताओ। सर ट्रांजिएंट और दूसरी क्या चीज़ है? टैगिंग इंटरफेस। ओके। ये बार बार देखोगे ना पास तो नजर ये दीदी तो नहीं है जो आदमी होती है। पता नहीं कहाँ गया टैग। पता नहीं कहाँ गया, बस मैंने पढ़ा है, मैंने बुक में से भी देखा है कि वो है। लेक्चर 23 और 24 मल्टी थ्रेडिंग है। काफ़ी मुश्किल लेक्चर्स हैं बेसिकली दोनों ना, कि वो अब एक प्रोसेस, ये तुम्हारे एक प्रोग्राम के थ्रेड्स अब बनाने हैं, तो काफ़ी मुश्किल सा काम है। 25 से आगे वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो। अभी तक जो तुम कर रहे थे तुम नोट करो कि कहीं पे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं खोला, कहीं पे क्रोम नहीं खोला, कहीं पे कोई वेब एप्लीकेशन नहीं आई, HTML नहीं आई, कुछ नहीं आया। 25 से वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, किताब के एंड तक वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो पुराने कॉन्सेप्ट सारे इस्तेमाल करते हैं। इसने किताब ऐसे लिखी हुई है कि मिड से पहले सारा वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और मिड के बाद वेब एप्लीकेशन।